वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और ये है आपका लेक्चर नंबर 1, जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आपके इन्वायरमेंटल साइंस का। इसके पहले का जो एक सिलेबस का वीडियो है, उम्मीद है आप लोग वो देख चुके होंगे। उसमें जो स्ट्रैटेजी है वो मैंने डिस्कस की है, किस तरीके से जो इन्वायरमेंटल साइंस है वो आपके क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और इस पूरे कोर्स को इस तरह से मैंने डिज़ाइन किया है कि एग्ज़ाम में जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, जैसे जो आपका पीसीएस का एग्ज़ाम है, बिल्कुल उसी तरीके से जो क्वेश्चंस है उसको मैंने डिज़ाइन किया और इस कोर्स को डिज़ाइन किया। दूसरा, आप सबको पता है कि जो इन्वायरमेंटल साइंस का जो सिलेबस है वो ग्रेजुएशन लेवल का होता है, लेकिन सभी जगह स्टेट्स में अलग अलग, कुछ जगह चैप्टर्स अलग अलग होते हैं, कुछ जगह चैप्टर्स नहीं होते हैं। तो ये आपके स्टेट के अकॉर्डिंग जो है ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, हो सकता है कि वो आपके स्टेट यूनिवर्सिटी में ना हो, लेकिन उसके भी कुछ वीडियोस जो हैं वो मैं इसमें अपग्रेड करूँगा, जिससे अगर उस सेक्शन से क्वेश्चन आ जाए आपके एग्ज़ाम में पीसीएस में, तो आप उनको कर सको। चलिए फिर शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 1 की। और लेक्चर नंबर 1 जो है, जैसे कि आप देख रहे हैं, क्या है? डेफिनेशन, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट? एनवायरमेंटल साइंस या स्टडीज की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो ये पहले ही आपका चैप्टर है, सेक्शन है। तो देखिए, द साइंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज इज अ मल्टी, ठीक है, साइंस, बिकॉज इट कंप्राइजेस वेरियस ब्रांचेस ऑफ स्टडीज। ठीक है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस है, किसी एक ब्रांचेस को हम स्टडी नहीं करते हैं। जैसे इसमें क्या इन्वॉल्व है? केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, देन इसमें फिजिक्स आपकी इन्वॉल्व है, देन मेडिकल साइंस है, देन लाइफ साइंस है, देन एग्रीकल्चर। ठीक है, देन पब्लिक हेल्थ इसमें इंक्लूड होती है। और ख़ास तौर पे आज के टाइम पे जब आपका ये कोविड का है, जिसमें आपके वायरसेस का बहुत ज़्यादा रोल जो है ह्यूमन लाइफ में आजकल हो गया है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अलग अलग टाइप की सैनिटरी इंजीनियरिंग्स हो गया। ठीक है, सैनिटरी इंजीनियरिंग्स का मीन्स क्या हो गया कि जो आपका क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल, और ख़ास तौर पे ये वेस्ट मटेरियल जो कहाँ से निकलता है? जो अर्बन एरिया से निकलता है। ठीक है, क्योंकि जो भी अर्बन एरियाज होते हैं उसमें जो ये वेस्ट मटेरियल होता है, एक तो इसमें ह्यूमन वेस्ट होता है, साथ ही साथ जो आपका हॉस्पिटल होता है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, हॉस्पिटल होता है, उसका भी ढेर सारा क्या होता है? वेस्ट होता है। तो उसको भी डिकम्पोज करना, वो भी बहुत ही सेफ तरीके से डिम्पोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी चीज़ को एक इमेज के तौर से मैंने दिखाया है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। इसको आपको रट्टा मार लेना है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ है, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में इकोलॉजी आता है, बायोलॉजी आता है, केमिस्ट्री मैंने बोला, एटमॉस्फेरिक साइंस, ठीक है, देन आपका ओशनोग्राफी आता है, देन आपका जियोलॉजी आता है, देन आपका आर्कियोलॉजी हो गया, और एंथ्रोपोलॉजी यानी कि ह्यूमन स्टडी जो होती है, देन आपका हिस्ट्री हो गया, देन आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, देन आपका इंजीनियरिंग हो गया, देन आपका इकोनॉमिक्स हो गया, और आपका एथिक्स हो गया। तो आप इस इमेज से ही एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपका इन्वायरमेंटल साइंस है वो अपने आप में कितना बड़ा टॉपिक है, कितना बड़ा टॉपिक है। और इसमें लगभग लगभग सारी चीज़ों को हमको कवर अप करना होता है। लेकिन अगर हम बात करें आपके जो सिलेबस है एग्ज़ाम के, पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, और जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, एसीएफ की या एफआर की, फॉर स्ट्रेंजर की जो तैयारी कर रहे हैं, उसके हिसाब से ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चंस हैं, यानी कि अगर आप 100% अपने क्वेश्चंस मान के चलिए, तो लगभग 70 to 80% जो क्वेश्चंस होंगे, उनका जो रिलेशन होगा वो किससे होगा? या तो इकोलॉजी से ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी से ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे, ओशनोग्राफी से कुछ क्वेश्चंस आपके हो गए, ठीक है, और जियोलॉजी से आपके क्वेश्चंस हो गए, ठीक, और थोड़ा बहुत एंथ्रोपोलॉजी आपका आ सकता है, ये सब करके। तो इन पे हम लोग का ज़्यादा क्या रहेगा? एम्फोसाइज। तो ये एक हो गई क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ, कह सकते हो कि भाई क्या जो इन्वायरमेंटल साइंस है उसमें क्या क्या हम लोग जो सेक्शंस हैं वो आपके आते हैं। देन इट स्टडीज ऑफ द सोर्सेज, ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सोर्सेज को पढ़ते हैं, स्टडीज ऑफ द सोर्सेज, रिएक्शंस, ट्रांसपोर्ट, इफेक्ट एंड फेथ ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल स्पीसीज इन द एयर, वाटर एंड सॉइल। ठीक है, आपको समझना है कि यहाँ पर जो ये बात हो रही है बायोलॉजिकल स्पीसीज, जो हर जगह मिलेगी, चाहे वो आपका एयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो सॉइल हो। अभी देखिएगा इसके लिए भी एक टर्म यूज होनी शुरू हो जाएगी, जैसे कि एयर के लिए हो गया एटमॉस्फेयर, वाटर के लिए हो गया हाइड्रोस्फीयर, और सॉइल के क्या हो गया? लिथोस्फीयर। आगे आगे मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें इमेजेस आगे की स्लाइड्स में है आपके। अब बायोलॉजिकल स्पीसीज से आप लोग क्या समझते हैं? देखिए,
मुझे पता है कि इस एग्ज़ाम में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप में से काफ़ी लोग बीटेक वाले हैं, जिनके लिए बायोलॉजी जो है वो शायद आखिरी टाइम पे आप लोगों ने कहाँ पढ़ी होगी, क्लास 10th में पढ़ी होगी, ठीक है। और वो भी बहुत बेसिक जो एक बायोलॉजी होती है वो पढ़ी होगी, एडवांस लेवल की बायोलॉजी है वो आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। तो इसलिए मुझे खासतौर पे जो बीटेक वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं ये मान के चला हूँ कि इस एग्ज़ाम में बीटेक बैकग्राउंड के काफ़ी स्टूडेंट बैठ रहे हैं, क्योंकि उसमें दे रखा है। दूसरा आपका जो क्या कहते हैं कंप्यूटर बैकग्राउंड के हैं, ठीक है, जिन्होंने बीसीए कम बिजनेस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए करेगा भी, उनकी भी एलिजिबिलिटी है, वो भी इस एग्जाम में बैठ रहे हैं। और देन आपका जो बीएससी वाले स्टूडेंट हैं साइंस वाले, जैसे कि बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी सीबीजेड केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, ठीक है, और जो भी साइंस के बीएससी वाले हैं वो भी बैठ रहे हैं। तो इसमें जो बीएससी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं जिनका साइंस रहा है क्लास 11th में, बायोलॉजी मतलब मेन तौर पे मैं बात करता हूँ किसकी, बायोलॉजी की, ठीक है, जिनकी बायोलॉजी जो रही है। और ध्यान रखना बायोलॉजी जो है 2 पार्ट से मिलकर बनती है, ये साइंस वालों को पता होगा, पर बीटेक और कंप्यूटर वालों के लिए बता दूं, थोड़ा सा रिमाइंड हो जाएगा। एक हम इसमें क्या पढ़ते हैं, बॉटनी बायोलॉजी के अंदर, और दूसरी इसके अंदर क्या आती है, जूलॉजी आपकी आती है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। मेरी ये कोशिश रहेगी कि लेक्चर्स में आपको बेसिक्स सब चीज़ का बताता जाऊँ, चाहे बॉटनी का बेसिक्स हो, चाहे बायोलॉजी का बेसिक्स हो, और बेसिक से धीरे धीरे हम लोग किधर की तरफ बढ़े, एडवांस की तरफ बढ़े, क्योंकि वही आपके फिर एग्जाम में आना शुरू होगा। बेसिक्स तो इतना नहीं आता, लेकिन एडवांस आता है। तो यही मैं बात कर रहा था, बायोलॉजी स्पीसीज की बात कर रहा था। तो जब भी हम लोग बायोलॉजिकल स्पीसीज अपनी इस अर्थ की बात करते हैं, तो हमने शुरुआत करनी होती है वायरस से, ठीक है। सबको पता ही होगा वायरस के बाद क्या आता है आपका, बैक्टीरिया, या कह सकते हो साइज में उससे बड़ा जो होता है बैक्टीरिया हो गया। फिर उसके बाद क्या होते हैं आपके प्रोटोजोआ, साइंस वालों को, बायो वालों को पता होगा, बैकग्राउंड वालों को प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। और फिर उसके बाद आपका प्रोटोजोआ से, ये साइज वाइज भी चल रहे हैं, वायरस सबसे छोटे होते हैं, फिर उसके बाद बैक्टीरिया हो गए, फिर उसके बाद आपके क्या हो गए, प्रोटोजोआ हो गए आपके, ठीक है, फिर उसके बाद प्रोटोजोआ हो गए। फिर उसके बाद जो है प्रोटोजोआ थोड़ा सा अगर हम लोग बड़े चलें, तो आपके क्या हो गए, सीधे आते हैं किसमें, नॉन कॉर्डेटा, ठीक है, सीधे आपके नॉन कॉर्डेटा, और फिर आपके कॉर्डेटा, ठीक है। बायो वालों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये एक आपको रटाफिकेशन मारता है, ठीक है। अब कॉर्डेटा में सबसे बड़ा जानवर ले लेते हैं जो कि बायोलॉजिकल स्पीसीज में आता है, क्या हो गया भाई, मैमल के अंदर क्या हो गया आपका, व्हेल हो गया। अभी तक तो अर्थ में सबसे बड़ा, अगर किसी जो हमको नोन पता है, ऐसे तो ओशन बहुत, आपका जो पैसिफिक है, अटलांटिक ओशन है, कहते हैं पैसिफिक और अटलांटिक ओशन में सिर्फ 2% स्पीसीज के बारे में ही हमको पता है। आज भी 98% जो स्पीसी है कहाँ पर, जो ये ओशन में मिलती है, वो हमारे लिए क्वेश्चनेबल है। तो जो नॉन स्पीसीज, सबसे छोटा बायोलॉजिकल स्पीसीज में क्या हो गया, वायरस, जहाँ से लाइफ शुरू होती है। और सबसे लास्ट का लार्जेस्ट साइज वाइज अगर आप बात करें तो क्या हो गया, आपकी व्हेल होगी, ठीक है। तो इन सब का, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इनका किसके साथ रिलेशन हमने एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ना होता है, एक तो एयर के साथ पढ़ना होता है जो लिखा हुआ है, फिर आपका वाटर के साथ हो गया, ठीक है, और फिर आपका सॉइल के साथ हो गया। इन सब के साथ जो है आपको जो रिलेशनशिप है वो आपको पढ़नी। देन अगर हम एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें, दो आपके साइंटिस्ट हैं, दो लोग की डेफिनेशन हम लोग अक्सर पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल साइंस में। एक बोरिंग की डेफिनेशन है और एक आपका डुगल्स और हॉलैंड की डेफिनेशन है। तो देखिए क्या है, अगर इसकी बात करें, अ पर्सन्स एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ दी, ठीक है, जो भी पर्सन हमारे चारों ओर का एनवायरमेंट है, कंसिस्ट ऑफ दी सम टोटल ऑफ द स्टिमुलेशन विच ही रिसीव्स फ्रॉम हिज कॉन्सेप्शन अंटिल हिज डेथ, ठीक है। अब एक इमेजिन कीजिए, इसको एक्स को लेते हैं, ये एक्स कुछ भी हो सकता है, वायरस से लेकर, बैक्टीरिया से लेकर, प्रोटोजोआ से लेकर, जो भी आपके जो कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, इसको मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। जरूरी है खासतौर पर नॉन बायो वालों के लिए जानना कि नॉन कॉर्डेटा में कौन कौन आते हैं, और कॉर्डेटा में जैसे हम ह्यूमन बींग्स हो गए, एलिफेंट, टाइगर, ये सब क्या हो गए, फिशेस कॉर्डेटा में हो गए। तो एक्स मान के चलते हैं हम लोग, क्या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आप इसको ऐसे मानिए, एक्स क्यों क्या माना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये कुछ भी हो सकता है, वायरस से लेकर कुछ भी हो सकता है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्स पर कंटिन्यूसली बाहर से, यानी कि जो आपका इन्वायरमेंट है उससे क्या पड़ता है, स्टिमुलस पड़ता है, यानी कि उससे प्रोवोकेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैठे हैं, अभी नॉर्थ इंडिया में पूरे क्या चल रहे हैं, विंटर्स पड़ रहे हैं, तो ये इन्वायरमेंट का आपके बॉडी पे क्या पड़ रहा है, एक स्टिमुलस, एक
एक फर्क पड़ा, उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी क्या करती है, बिहेव करती है, आपका लाइफस्टाइल क्या होता है, चेंज होता है। Then it can be concluded from the above definition that environment comprises various type of forces। ठीक है, environment जो है वो बहुत सारी forces से मिलके बना हुआ है, और वो forces क्या हैं, जैसे कि physical, intellectual, economic, political, cultural, social, moral and emotional। इसमें अगर हम environmental science की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या है, physical जो असर पड़ता है, कि हम लोग को क्या रखना है, अपना environmental जो focus है, point of view वो रखना है। किस पे, एक्स पे कैसे पड़ता है, तो फिजिकल जो है वो पड़ता है आपका, जैसे कि सनरेज है, विंड है, इंसुलेशन है, प्रेसिपिटेशन बारिश है, उन सब का असर एक्स पे पड़ रहा है। बाकी ये इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, ये तो फिर सोशलिज्म की बातें हो गई, लेकिन इसको भी हम लोग इसके अंदर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। देन एनवायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, इन्फ्लुएंस एंड कंडीशंस विच अफेक्ट द लाइफ, नेचर, बिहेवियर। ठीक है, लाइफ हो गया, नेचर हो गया, बिहेवियर हो गया, ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट एंड क्या, मेच्योरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो एक्सटर्नल फोर्सेज में अभी हम आगे पढ़ेंगे एक्सटर्नल फोर्सेज क्या होंगे, हाइड्रोस्फीयर हो गया, लिथोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। ये सब क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेज जो इस लिविंग बीइंग जो एक्स है उस पर क्या डाल रही है भाई, असर डाल रही है। देन ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन थी किसकी, बोरिंग की, अबाउट द एनवायरमेंटल साइंस। अब अगर बात करें इन दो लोगों की, उनकी डेफिनेशन क्या थी एनवायरमेंट को लेकर। द टर्म एनवायरमेंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इन द एग्रीगेट ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। फिर से वही, जब भी मैं बोलूंगा एक्सटर्नल फोर्सेस तो आपको ध्यान में क्या रखना है, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर। ठीक है, तो ऑल द एक्सटर्नल forces influence and condition which affect the life, nature, behavior and growth, development and maturity of living organism। ठीक है, यानी कि जो ये भी एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर है, इन्होंने भी, दोनों ने यही बात बोली कि हमेशा ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये एक्सटर्नल जो फोर्सेज हैं वो उसके लाइफ पे, नेचर पे, बिहेवियर पे और ग्रोथ पे क्या डालती हैं, असर डालती है। देन द इन्वायरमेंट कंसिस्ट 4 सेगमेंट। ठीक है, जो आपका इन्वायरमेंट है, जो आप चारों जो रहते हैं, उसमें 4 मेन सेगमेंट है। पहला है क्या, आपका एटमॉस्फेयर, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो इसको मैं तुरंत आपको पहले एक इमेज थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि जिससे आपकी एक इमेजिनेशन हो कि हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। एटमॉस्फेयर, तो देखिए भाई ये आपका एटमॉस्फेयर है। यहाँ डायग्राम की तरफ देखेंगे, यहाँ आप खड़े हैं नीचे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी लेवल, जहाँ आप खड़े होते हैं। हमेशा सी लेवल से नापते हैं, और ये जैसे सब ऊपर जाएंगे सी लेवल क्या होता है, कम होता जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कौन सी लेयर होती है, अगर हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स की बात करें, सबसे पहले आपकी होती है ट्रोपोस्फियर। ठीक, ट्रोपोस्फियर। उसके बाद सबसे सेकंड क्या आती है, स्ट्रेटोस्फियर। फिर क्या आती है, मीजोस्फियर। फिर आपकी क्या आती है, थर्मोस्फियर। और फिर क्या आती है, एक्सोस्फियर। 1 2 3 4 5। अब देखो क्वेश्चन यहां से एक बन सकता है कि नीचे से, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, बॉटम टू टॉप जो है वो कौन सी लेयर है, बॉटम टू टॉप को लेयर को अरेंज कर। ठीक है, तो पहले क्या अरेंज किया, ट्रोपोस्फियर। फिर क्या अरेंज किया, स्ट्रेटोस्फियर। फिर क्या किया, मीजोस्फियर। फिर थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ठीक है, ये तो देखो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, अगर एग्जाम में आएगा तो आराम से आपका इसको सॉर्ट आउट कर लो। ठीक, देन अगर आप देखें कि ऑल टाइप ऑफ, यहीं से मैं थोड़ा डिस्कस कर ले रहा हूँ आप लोग के साथ, कि ऑल टाइप ऑफ वेदर फिनोमेना। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ वेदर फिनोमेना। अब वेदर फिनोमेना क्या होता है, जैसे कि आपका क्लाउड्स हो गए, रेनफॉल हो गई, ड्यू हो गया, स्नोफॉल हो गई। ठीक है, और आपका ये लाइटनिंग, जब बिजली कड़कती है ना, लाइटनिंग, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपको कहाँ मिलेंगी, आपके ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, और हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो डेंसिटी होती है वो भी कहाँ मिलेगी आपको, ट्रोपोस्फियर। ठीक, लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में ऑल टाइप ऑफ जो वेदर फिनोमेना है वो क्या होते हैं, एब्सेंट। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो लेयर है स्ट्रेटोस्फियर, उसमें सारे के सारे जो वेदर फिनोमेना है वो क्या है, एब्सेंट है, बट ऑक्सीजन स्टिल आपकी होती है। इसीलिए क्या होता है कि जो भी आपके ये पैसेंजर प्लेन्स होते हैं, जब टेक ऑफ करते हैं तो ट्रोपोस्फियर से टेक ऑफ करने के बाद जो ज़्यादातर उनका वक्त बीतता है उठते समय, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी प्लेन को आपका दिल्ली से, ठीक है, आपके गुवाहाटी जाना है,
तो दिल्ली से टेक ऑफ एज यूजुअल है कि टेक ऑफ करेगा ट्रोपोस्फियर से, ठीक है। टेक ऑफ करने के बाद वो तुरंत क्या पहुंच जाएंगे विद इन 10 मिनट के अंदर स्ट्रेटोस्फियर में। और दिल्ली से गुवाहाटी तक की जो सो कॉल्ड जो भी उनकी यात्रा होगी 3 या 4 घंटे की या 5 घंटे की, तो वो 3 से 4 घंटे जो है कहाँ रहेंगे, स्ट्रेटोस्फियर में उड़ते रहेंगे टुवर्ड्स गुवाहाटी। और जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचे होंगे एज यूजुअल नीचे उनको आना होगा, तो ट्रोपोस्फियर को क्रॉस करते हुए वो लैंड करेंगे। वजह क्या है कि स्ट्रेटोस्फियर में कोई भी वेदर फिनोमेना नहीं होता है, ठीक। फिर स्ट्रेटोस्फियर में एक और बड़े काम की चीज होती है, और इसी वजह से आपके अर्थ पे लाइफ पॉसिबल हो पाई थी, क्या, यूवी जो रेज आ रही होती है सन से, उनको आप उससे हार्म ना हो उसको बचाने के लिए यहाँ पे क्या होती है, ओजोन लेयर होती है, ठीक है। यूवी से बचने के लिए ओजोन लेयर होती है, कहाँ पर, आप टिक करके आएंगे स्ट्रेटोस्फियर में, ठीक है। ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट होगी, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक। तो अब आप अच्छी तरीके से इमेजिन कर चुके होंगे आपके एटमॉस्फेयर के बारे में, जिसके बारे में ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो द एटमॉस्फेयर इम्प्लाइज द प्रोटेक्शन ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, जैसे कि आपको यहाँ दिख ही रहा है कि ट्रोपोस्फेयर में भी ढेर सारी गैसेज हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में गैसेज तो नहीं है पर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स बहुत हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बहुत हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर इम्प्लाइज द प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ, जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है। इट सस्टेन्स लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है। अगर ये नहीं होता कभी भी अर्थ पे जो लाइफ है शुरू नहीं होती, ठीक। अब ध्यान रखिएगा, ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है उसके लिए मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो, एडवांस लेवल का जो वीडियो है वो अलग से एक फोल्डर आपको मिलेगा, वहां पे देना शुरू करूंगा, क्योंकि वो आपके सिलेबस में इनडायरेक्टली दे रखा है, डायरेक्टली नहीं दे रखा है, इसलिए हमको ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। इट सेव इट फ्रॉम द हॉस्टाइल एनवायरनमेंट ऑफ द आउटर स्पेस, इट एब्जॉर्व मोस्ट ऑफ द कॉस्मिक रेज, ठीक है। जैसे कि यूवी रेज तो है ही, उसके साथ साथ बहुत सारी क्या आती है, कॉस्मिक रेज भी आती हैं फ्रॉम आउटर स्पेस एंड मेजर पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द सन। तो ध्यान रखना, सन से लगातार क्या आ रहा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और वो आपको हार्म ना करे, आपको यहाँ हार्म ना करे, इसके लिए ये जो ब्लैंकेट है एटमॉस्फेयर का वो आपको बचाता है। फिर इट ट्रांसमिट ओनली हेयर, क्या कहते हैं, ये अल्ट्रावायलेट रेट, नियर इंफ्रारेड रेट एंड रेडियो वेव्स व्हाइल फिल्टरिंग आउट टिश्यू डैमेजिंग यूवी रेज, ठीक है। तो वो यूवी रेज जो हैं और विजिबल रेज जो हैं वो पेनिट्रेट कर पाती हैं, और कहाँ तक, जो सबसे नीचे की लेयर थी ट्रोपोस्फेयर तक पहुंच पाती हैं, जो आपको हार्म नहीं करती। लेकिन ऐसी रेज जो कि डैमेजिंग है, टिश्यू डैमेजिंग है, वो जो आपकी ओजोन लेयर है वो उसको रोक देता है। यानी कि अगर ओजोन लेयर नहीं होती तो लाइफ भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। ये डायग्राम आप देख ही चुके थे। देन हाइड्रोस्फीयर, द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस ऑल टाइप्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड ओशन, ठीक है। तो इसका भी पहले डायग्राम देख लेते हैं। तो ये देखिए आपका हाइड्रोस्फीयर है, चाहे इसमें आपका ये ओशंस हो गए, चाहे इधर इसमें दिखा नहीं रखा है सी आपके हो गए, या यहाँ पर क्या हो गई, फ्रेश वाटर बॉडीज हो गई, स्प्रिंग्स हो गए, स्ट्रीम्स हो गए, रिवर्स हो गए, ठीक है, फॉग हो गया, ये आपका स्नो हो गया, ये सब क्या है आपका हाइड्रोस्फीयर में वाटर साइकिल के पार्ट है। यानी कि कह सकते हो कि हाइड्रोस्फीयर में ढेर सारे आपको क्या मिलेंगे, वाटर साइकिल्स मिलेंगे अलग अलग जगह पर, जैसे ग्राउंड वाटर आपका हो गया, फ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर हो गया, ये सब आपको लगातार फ्लो करते हुए दिखेंगे, ठीक है। देन जैसे इसमें दिखा हुआ है सी, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, रिजर्व्स, पोलर आइस कैप्स, ग्लेशियर्स एंड ग्राउंड्स, ठीक है। ये सब क्या हो गया, आपके हाइड्रोस्फीयर के पार्ट हो गए। नेचर 97% of the water supply in the ocean, about 2% of water resources locked in the polar ice glaciers, only 1% is available as fresh water, ठीक है, in the form of river, stream and underground water। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये देखो, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कितना परसेंट जो है फ्रेश वाटर अवेलेबल है, तो आप टिक करेंगे 1%, ठीक। और 97% जो है आपका पूरा जो है वो कहाँ वाटर है, ओशन की फॉर्म में। तो क्या है कि भाई ये ऐसा वाटर है जो पीने लायक नहीं, क्योंकि क्या है, सॉल्टी वाटर है, इसमें सॉल्ट ज़्यादा है, और हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं या लाइफ है इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका हाइड्रोस्फीयर। देन जो मैंने वर्ड आपको पहले शुरू में बोला था कि आपका जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या लिथोस्फीयर भी है और बायोस्फीयर भी, ठीक है। तो पहले इन दोनों के डायग्राम देख लेते हैं, लिथोस्फीयर क्या हुआ और बायोस्फीयर क्या हुआ। देखो स्फीयर को ध्यान रखना, जो ये स्फीयर होता है इसका मतलब होता है ऐसे करके गोल चारों ओर से, ऐसे जो भी चीज आपको चारों ओर से घेर रही है, सराउंडिंग फ्रॉम ऑल द साइड, दैट इज कॉल्ड स्फीयर्स। देन देखो पहले ये आपका लिथोस्फीयर है, ये आपका अर्थ का स्ट्रक्चर है इंटीरियर, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। और मान लीजिए आप यहाँ पे अर्थ पे खड़े हुए हैं,
तो ये शुरुआत है, सबसे पहले जो लेयर होती है वो आपकी होती है क्रस्ट। जब आप अंदर की तरफ, अर्थ के अंदर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहली जो लेयर होगी वो आपकी क्या होगी, क्रस्ट होगी। ठीक है, नंबर 1 लेयर जैसे कि दिख रहा है आपको। देन दूसरी जो लेयर होती है वो आपकी होती है मेंटल, अंदर की तरफ आप जाते हैं जैसे कि आपको ये दिख रहा है मेंटल। और तीसरी जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं कोर, जैसे कि आपको ये दिख रहा है कोर। ठीक है, सबसे ऊपर हो गया क्रस्ट, फिर हो गया मेंटल, फिर हो गया कोर। अब यहाँ पे डायग्राम पे देखेंगे, बुक्स में क्रस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है आपका आउटर, एक है आपका इनर। ठीक है, ऐसे ही आपका मेंटल भी 2 पार्ट में डिवाइड है, आउटर और इनर। और ऐसे ही आपका कोर भी जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, ऊपर आपका आउटर है, नीचे क्या है आपका इनर। अब एक क्वेश्चन क्या आता है कि कौन सा इनमें से तीनों में से पार्ट है, यानी कि पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और थर्ड पार्ट, जो कि लिक्विड की फॉर्म में, जो कि लिक्विड की फॉर्म में। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या टिक करेंगे कि इसमें जो आपका क्या है, आउटर कोर, आउटर कोर ये आपका लिक्विड की फॉर्म में, बाकी सारी जो है वो किस फॉर्म में है, आपके सॉलिड के। और जो आपकी लाइफ, यानी कि हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, ये सब इस आउटर क्रस्ट पे बसे हुए। ठीक है, और फिर बायोस्फीयर की बात करें तो ये देखिए बड़ा अच्छा डायग्राम है। बायोस्फीयर में, जो बायोस्फीयर है उसमें लिथोस्फीयर भी आता है, हाइड्रोस्फीयर भी आता है, ठीक है, इसोस्फीयर भी आता है, एटमॉस्फेयर, और ये सब एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे ओवरलैपिंग कर रहे हैं, और इन सबसे मिलके क्या बना है आपका बायोस्फीयर। तो अब यहाँ देख लेते हैं, लिथोस्फीयर इज द आउटर मेंटल ऑफ द सॉलिड अर्थ, इट कंसिस्ट मिनरल्स ऑकरिंग द अर्थ क्रस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, एंड सॉइल। और बायोस्फीयर क्या हो गया, इंडिकेट द रील ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो इन सब से आपका क्या मिला है ये। ठीक है, चलिए तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। देखिए मैं छोटे छोटे लेक्चर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। जब वजह यह है कि एक बार में बहुत लंबे लेक्चर्स आप देख नहीं सकते। ठीक है, जितने आपको भी लेक्चर बनाए हैं, इसकी आपको इसी लेक्चर की ये जो आपकी पीपीटी फाइल है, इसी की आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी इसके साथ में। वो पीडीएफ फाइल को आप ओपन कर सकते हैं, उससे नोट्स बना सकते हैं, और जो मैं अभी बोलता जा रहा हूँ लेक्चर, उसमें भी आप जो है नोट्स पॉइंट वाइज बना सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, इसी को आगे हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू।